Good morning, students. As we have completed with the topic Ohm's law, so now we are going to proceed towards the topic resistivity. रेजिस्टेंस के बारे में हम अभी पिछली क्लास में हमने पढ़ा है, तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं रेजिस्टिविटी के बारे में कि रेजिस्टिविटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है और रेजिस्टिविटी का क्या रोल होता है. तो नाउ सी द रेजिस्टिविटी और द फैक्टर्स ऑन व्हिच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स. कि रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर का वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. तो ये हमने लास्ट क्लास में सबसे लास्ट टॉपिक यही था. तो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? लेंथ पर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, एज वेल एज इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. What we can say कि resistance of a conductor it is directly proportional to the length of a conductor. किसके proportional होता है? It is directly proportional to the length of a conductor. कि जैसे जैसे resistance increase होगा वैसे वैसे क्या increase होगी? Length increase होगी. या जैसे जैसे length increase होगी वैसे वैसे ही क्या होगा? Resistance increase हो जाएगा. But it is inversely proportional to the area of cross section. Area of cross section के क्या है? ये inversely proportional है कि अगर area of cross section increase होगा तो resistance क्या होगा? Decrease. But if the area of cross section decreases, then the resistance will increase. Is it clear? So let's imagine कि R is directly proportional to L. This is equation first, and R is inversely proportional to the area of cross section. This is equation second. Is it clear? Now when we will combine both of these equations, जब हम equation first और second को combine करेंगे, तो it will result into हमारा result क्या आएगा? तो देखिए LH side लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास क्या है? इट इज ओनली द R, तो व्हाट वी विल राइट हियर R. और राइट हैंड साइड पर क्या है? L, और साथ में क्या है? एक में क्या है? दूसरी इक्वेशन में हमारे पास क्या है? 1/a. तो इसी तरह से अगर हम करेंगे L into 1/a, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? L/a. तो देखिए यहाँ पर क्या आया है? L/a. सो R इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L/a. इज इट क्लियर? तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको क्लियर है कि जैसे ही दोनों इक्वेशंस को हमने कंबाइन किया तो दोनों इक्वेशंस का कंबाइन होने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आया वो ये है. इज इट क्लियर? सो नाउ सी, अब हमें क्या करना है कि प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करना है. क्या करना है? दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन वी हैव टू रिमूव. तो देखिए, तो क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग हम प्रोपोर्शनल साइन के साथ क्या करना पड़ेगा? इसको रिमूव करना पड़ता है. और जब इसे रिमूव करते हैं तो क्या लेते हैं भाई? कांस्टेंट सिंबल लेते हैं. तो कांस्टेंट सिंबल इसके लिए हम यूज कर रहे हैं. दिस इज रो, और रो इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टिविटी. क्या होता है? दिस इज आल्सो कॉल्ड टू बी द रेजिस्टिविटी सिंबल. सो व्हाट वी कैन से दिस इज रो. तो अगर रो की वैल्यू अगर हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं तो देखिए यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हमने क्या लगा दिया? रो. तो R इज इक्वल टू, आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन हट गया, उसकी जगह पे क्या आ गया? दिस इज रो. तो इक्वल टू क्या आ गया? रो as well as length upon area, and this row it will represent the we can say this is resistivity proportional, constant proportional. यहाँ पर ये हमने लिया है. अगर अब हम सिर्फ इस रो की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो देखिए ये यहाँ पर क्या है? मल्टीप्लाई है, तो किस में चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा. इधर किस में है? डिवीजन में है, तो इधर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो अगर हम यहाँ पर सिर्फ रो को लेते हैं तो ये दोनों जो टर्म्स है, लेंथ एज वेल एज द एरिया, तो ये किस साइड शिफ्ट हो जाएंगी? लेफ्ट हैंड साइड पर. तो जब ये लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट हो रही है तो एरिया क्या होगा? ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और लेंथ कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा. सो इन दिस वे वी हैव अटेन दिस इक्वेशन. इज इट क्लियर? I think clear to you? तो what we can say, अगर हम अब एरिया जो है इसे हम लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर. अगर एरिया को हम क्या पुट करते हैं? 1 मीटर स्क्वायर, और लेंथ को भी हम लेते हैं 1 मीटर. तो क्या हो जाएगा? दोनों की जगह अगर हम 1 वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा कि दिस रेजिस्टिविटी इट विल बी ओनली इक्वल टू R. ये जो रेजिस्टिविटी होगी ये किसके बराबर आ जाएगी? रेजिस्टेंस के बराबर आ जाएगी. किसके बराबर आएगी? इट विल बी इक्वल टू द रेजिस्टेंस. तो देखिए यहाँ पर if we put area is equal to 1 and length of the conductor is also equal to 1 meter, कि एरिया जो है ये 1 स्क्वायर मीटर अगर हम ले रहे हैं, क्योंकि एरिया हमेशा क्या होता है? स्क्वायर मीटर में आता है. तो व्हाट वी कैन से द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, एंड व्हाट वी कैन से द लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर. कंडक्टर की लेंथ अगर हम लेते हैं 1 मीटर, तो यहाँ पर जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? R विल बी 1/1. तो देखिए 1/1 it will be same. तो क्या हो जाएगा? this resistivity it is always equals to the resistance of the conductor. ये कंडक्टर की किसके बराबर आ जाएगी? रेजिस्टेंस के बराबर ही आएगी.
नाउ द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ रॉड या कोई भी कंडक्टर, रॉड या यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, कोई भी कंडक्टर। तो रेजिस्टिविटी जो है वो रेजिस्टेंस के बराबर रहेगी कब, ऑफ द रॉड, अगर वो रॉड क्या है 1 मीटर लॉन्ग है, वो कंडक्टर जो है वो अपने आप में 1 मीटर लंबा है और उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो भी क्या है 1 मीटर स्क्वायर, वो भी क्या है अपने आप में 1 मीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो व्हाट वी कैन से कि रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ रॉड व्हिच इज 1 मीटर लॉन्ग एंड 1 स्क्वायर मीटर इन इट्स क्रॉस सेक्शन। इज इट क्लियर टू यू? आप देखिए क्या कहता है कि एलॉयज जो होते हैं वो क्या होते हैं अपने आप में मिक्सचर, क्या होते हैं मिक्सचर ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स, अलग अलग तरह के मेटल्स के जो मिक्सचर हम तैयार करते हैं, जैसे कि स्टील, ये क्या है हमारे पास एक मिक्सचर है दो अलग अलग तरह के मेटल्स का। सो व्हाट वी कैन से दैट इज एन एलॉय। स्टील क्या हमारे पास एक एलॉय है, एलॉय तो कहते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ द एलॉयज इट इज ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट मेटल। जिन मेटल से मिलकर वो बना है, वो एलॉय बना है, उनसे हमेशा रेजिस्टिविटी उसकी क्या होती है, हाई होती है। तो एलॉय की रेजिस्टिविटी हमेशा उसके कंस्टिट्यूएंट मेटल से हमेशा क्या होगी, हायर। तो रेजिस्टिविटी ऑफ द एलॉय इज ऑलवेज हायर देन द रेजिस्टिविटी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट मेटल्स, उन्हीं मेटल से जिनसे मिलकर वो बना हुआ है। इज इट क्लियर? तो हमारे पास एक बेस्ट एग्जांपल है एलॉय का नाइक्रोम। नाइक्रोम जो एग्जांपल है दिस इज निक्रोम और वी कैन से नाइक्रोम। तो निक्रोम जो है ये है बहुत अच्छा एलॉय है, इसकी रेजिस्टिविटी काफी ज्यादा हाई होती है। क्या होती है? एज कंपैरिजन टू इट्स कंस्टिट्यूएंट मेटल्स, मेटल्स के कंपैरिजन इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है। तो इसीलिए जो वाटर हीटर होते हैं, रूम हीटर्स होते हैं, ये इलेक्ट्रिक आयरन्स वगैरह हैं, वो सब इसी से बने होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन बहुत कम होता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? बहुत ही ज्यादा कम होता है। इज इट क्लियर? अब एक दूसरा हमारे पास एग्जांपल होता है कि टीन और लेड को मिलाकर, एक जो मेटल है टीन और दूसरा मेटल होता है लेड, उन दोनों को मिलाकर एक एलॉय तैयार किया जाता है और उससे बनाई जाती है फ्यूज वायर। जो घरों में आपने सुना होगा कि फ्यूज उड़ गया या फ्यूज लगा रखा है बीच में, तो दैट फ्यूज वायर इट इज मेड अप ऑफ टू मेटल्स, वो दो मेटल्स के मिक्सचर से बनाई जाती है विच इज कॉल्ड एज द एलॉय। एक होता है उसमें टीन और दूसरा होता है उसमें लेड, बट उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट एलॉय इज वेरी लो, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफी कम होता है। तो जैसे ही ज्यादा अमाउंट में करंट वहां से फ्लो करता है तो वो जो फ्यूज वायर होती है वो जो बीच में सर्किट के स्टार्टिंग में लगाई जाती है, तो उससे क्या होगा कि वो फ्यूज वायर उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। जैसे ही कोई हीटिंग इफेक्ट क्रिएट होता है तो फ्यूज वायर अपने आप में क्या हो जाता है कि मेल्टिंग पॉइंट उसका लो है तो वो मेल्ट कर जाती है, तो आगे जो सर्किट है वो पूरा का पूरा हमारा सेफ हो जाता है और हमारे जो आगे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस लगे हुए हैं वो क्या हो जाते हैं, सेफ हो जाते हैं। Is it clear to you? So now let us discuss some numericals related to this. तो देखिए बेटे ये हमारा न्यूमेरिकल है विच इज गिवन इन योर एनसीईआरटी। आपकी एनसीईआरटी में ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है। अब न्यूमेरिकल क्या है? दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 12.3, इट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी। वहां से भी आप देख सकते हैं हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स। कि कोई इलेक्ट्रिक बल्ब जो 220 वोल्ट के सोर्स से कनेक्टेड है वहां से वो कितना करंट ड्रॉ करेगा, कितना करंट विड्रॉ करेगा if the resistance of the bulb filament is 1200 ohm। कि अगर बल्ब फिलामेंट का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 1200 ohm। ये तो फर्स्ट कंडीशन है। और सेकंड कंडीशन क्या कहता है कि हाउ मच द करंट एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल विल ड्रॉ। कि अगर वहीं पर बल्ब की जगह पर इंस्टेड ऑफ बल्ब इफ वी यूज द इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल, सेम सोर्स, उसी सोर्स से अगर कनेक्ट किया जाए 220 वोल्ट का सोर्स है, इज इट क्लियर? 220 वोल्ट का ही सोर्स है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज 100 ओम और हीटर जो रेजिस्टेंस है हीटर की कॉइल का वो क्या है 100 ओम। तो देखिए दिस न्यूमेरिकल इज बेस्ड अपॉन ओम्स लॉ। ओम्स लॉ पर ये हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड है। तो देखिए गिवन क्या है हमारे पास, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में से ही फाइंड आउट करना होता है। ए कंडीशन को पहले हम सॉल्व कर रहे हैं कि बल्ब के केस में कितना करंट वो ड्रॉ करता है। तो देखिए गिवन क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जिसे हम V से रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज 220 वोल्ट। कितना दिया है? दिस इज 220 वोल्ट सोर्स का। आफ्टर दैट रेजिस्टेंस इज गिवन, ये कितना दिया है? इट इज 1200 ओम। तो देखिए
हमें पता है क्या ओम्स लॉ क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। तो पोटेंशियल डिफरेंस इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। और प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए हम क्या लगाएंगे, कांस्टेंट यूज करेंगे। तो V इज इक्वल टू आई आर, प्रोपोर्शनल साइन हट गया, कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी साइन हमने लिया है। तो व्हाट वी कैन से, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, जो भी हमें फाइंड आउट करना है क्या, करंट का अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से I की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो I विल बी इक्वल टू V बाई R। R क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा क्रॉस होकर के। तो व्हाट वी कैन से I इज इक्वल टू V बाई R। तो यहाँ पर दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ये कितना है 220 वोल्ट, V की वैल्यू हमें दी हुई है, दिस इज 220 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 1200 ओम। तो इसको हम डिवाइड करेंगे एंड द करंट अमाउंट विल बी 0.18 एम्पियर। तो बल्ब कितना ड्रॉ करेगा, इट वुड बी 0.18 एम्पियर। ठीक है, सिमिलरली बिल्कुल सेम केस हम किसका, हीटर का फाइंड आउट करेंगे। अब हीटर के केस में रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, इट इज इक्वल टू 100 ओम, और सोर्स कितना सेम वोल्ट दिया हुआ है, दिस इज 220 वोल्ट। तो ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज 220 वोल्ट एंड द रेजिस्टेंस इट इज इक्वल टू 100 ओम इन केस ऑफ अ हीटर। ये हीटर के केस में है, इज इट क्लियर। और ये किसके केस में था, इन केस ऑफ द बल्ब, ये बल्ब के केस में था, इज इट क्लियर। तो नाउ सी इन केस ऑफ हीटर के केस में क्या होगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है, इट इज अगेन 220 वोल्ट एंड द रेजिस्टेंस इट इज इक्वल टू, अब की बार रेजिस्टेंस क्या है, कम है, कितना है 100 ओम ओनली। तो देखिए यहाँ पर क्या है, फिर से ओम्स लॉ फॉलो करेंगे हम। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ये भी लिख सकते हैं, इज इट क्लियर। According to Ohm's law, potential difference is directly proportional to the amount of current flowing through the conductor. Is it clear? तो V is directly proportional to I. V किसके directly proportional हो गया, I के। तो V is equal to IR, क्योंकि अब यहाँ पर फिर से क्या है, constant of proportionality। तो R जो है, this is the constant of proportionality। तो I की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो फिर से I इज इक्वल टू V बाई R। तो V कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट, R कितना दिया है 100 ओम। तो अब की बार हीटर कितना अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉ करेगा, कितना ड्रॉ करेगा, दैट विल बी 2.2 एम्पियर। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स। अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स हम देखते हैं, देखिए जल्दी से। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल 12.4। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस न्यूमेरिकल, द potential difference between the terminals of an electric heater is 60 watt when it draws a current of 4 ampere from the source। यानी potential difference किसी भी इलेक्ट्रिक हीटर के दो टर्मिनल्स के बीच में जो potential difference क्रिएट हो रहा है वो कितना है 60 watt, that is 60 watt when it draws a current of 4 ampere। यानी अगर वो किसी सोर्स से 4 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट हो रहा है वो कितना है 60 watt। देन What current will the heater draw? अब अगर कंडीशन को चेंज कर दिया जाए कि पोटेंशियल डिफरेंस को इंस्टेड ऑफ 60 120 वोल्ट कर दिया जाए, तो अब वो कितना करंट ड्रॉ करेगा। पहले कितना कर रहा है 4 एम्पियर, जब 60 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है तो करंट जो ड्रॉ कर रहा है दैट इज 4 एम्पियर। बट अगर उसे इंक्रीज कर दिया जाए, पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज कर दिया जाए, उसी हीटर के पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज कर दिया जाए दैट इज 120 वोल्ट, उसे 60 से 120 कर दिया जाए, तो कितना करंट वो विड्रॉ करेगा फ्रॉम द सेम सोर्स। तो देखिए हमारे पास गिवन क्या है कि फर्स्ट केस, पहले हम फर्स्ट केस को इमेजिन करते हैं, वहां पर रेजिस्टेंस फाइंड आउट हम कर लेते हैं। इज इट क्लियर। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस इन केस ऑफ फर्स्ट, यानी फर्स्ट केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, V1 इट इज इक्वल टू 60 वोल्ट, यानी 60 वोल्ट दिया हुआ है। और करंट कितना विड्रॉ कर रहा है, 4 एम्पियर का करंट वो विड्रॉ कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमें पता है क्या कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ये भी ओम्स लॉ पर बेस्ड है। तो करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, व्हाट दे सेज कि दिस इज V इज इक्वल टू IR। उसी तरह से हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे, इट इज इक्वल टू IR या वी कैन से RI। तो ठीक है, तो यहाँ पर अब ये जो R है दिस इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसी को हमने क्या बोला था, रेजिस्टेंस। तो अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो ये जो V है ये कहाँ चला जाएगा, इसके I जो है ये V से डिवाइड कर जाएगा। इज इट क्लियर, यहाँ पर डिवीजन में आ जाएगा ये इस तरह से। तो व्हाट वी कैन से दिस R इज इक्वल टू V बाय I।
और वी कैन से पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन द करंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 60 वोल्ट गिवन है और करंट कितना गिवन है 4 एम्पियर। तो यहाँ पर जब इसे डिवाइड करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 15 ओम। कितनी आई 15 ओम। तो आप देखिए आप कहते हैं अगर इसी पोटेंशियल डिफरेंस को अगर डबल कर दिया जाए, डबल कर दिया इन्होंने कितना कर दिया 120 वोल्ट, इसे इन्होंने 120 वोल्ट कर दिया। तो सेकंड केस में क्या कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज्ड बाय 120 वोल्ट, कि पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करके 120 वोल्ट कर दिया तो करंट कितना विड्रॉ करेगा, करंट हमें फाइंड आउट करना है। तो फिर से ओम्स लॉ लगाएंगे हम। ओम्स लॉ लगाएंगे तो क्या है हमें पता है क्या कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। तो कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो V इज इक्वल टू आई आर। फिर से और अब हमें यहाँ पर R की वैल्यू नहीं, R तो हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया था, अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है I की, कि कितना करंट फ्लो करेगा। तो I को हमने इस साइड रखा और बाकी क्या हो गया कि R यहाँ पर डिवाइड कर जाएगा, तो V बाय R। तो पोटेंशियल डिफरेंस इन्होंने दे दिया कितना, इट इज इक्वल टू 120 वोल्ट। ये 120 वोल्ट है और इसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, वी आर डिवाइडिंग इट बाय द 15 से हम इसे डिवाइड कर रहे हैं। 15 से जब हम इसे डिवाइड कर रहे हैं तो व्हाट वी कैन से दिस इज इक्वल टू 120 वोल्ट अपॉन 15 ओम, इट इज इक्वल टू 8 एम्पियर। जब इसे डिवाइड करेंगे तो इट इज इक्वल टू 8 एम्पियर। दिस इज अगर हम इसे डिवाइड करते हैं 120 वोल्ट अपॉन 15 ओम, तो हमें इसे हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ से जब इसे क्रॉस करेंगे इट इज इक्वल टू 8 एम्पियर। तो 8 एम्पियर का करंट जो इलेक्ट्रिक हीटर है वो विड्रॉ करेगा अगर उसका पोटेंशियल डिफरेंस 60 से क्या कर दिया जाए 120 वोल्ट। देखिए डायरेक्ट में हमें अंदाजा हो गया था कि 60 से इसे डबल कर दिया 120 वोल्ट कर दिया और क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रिलेशनशिप क्या है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। और करंट पहले कितना था 4 एम्पियर था, तो डायरेक्टली भी क्या हो सकता है कि 8 एम्पियर हो जाएगा। जब इसको डबल कर दिया तो वो भी डबल हो जाएगा क्योंकि रिलेशनशिप क्या है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। बट हमें ऐसे शॉर्टकट में इसे सॉल्व नहीं करना। 1 मार्क में जब आता है तो हम शॉर्टकट ले सकते हैं, बट अगर ये 2-3 मार्क्स में न्यूमेरिकल की वेटेज आती है तो हमें इसे पूरा सॉल्व करके दिखाना है। तो देखिए बेटे दो न्यूमेरिकल मैंने आपको सॉल्व कराए हैं 12.3 एंड 12.4। अब 12.5 एंड 6 यू विल सॉल्व योरसेल्फ फ्रॉम योर एनसीईआरटी। अगर कोई भी दिक्कत होती है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो 24 आवर्स हम आपके लिए अवेलेबल हैं। किसी भी टाइम आप हमें कॉल कर सकते हो, किसी भी टाइम आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।